नमस्ते। परीक्षा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह, मैं आपको परीक्षा एकेडमी में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम है, तो इसके अंदर हम जो है हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज का यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आप बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कीमत पे बहुत सारे टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो है वो काफी नहीं होते एक एग्जाम को पार करने के लिए। तो इसी वजह से आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए। अब इन टेस्ट सीरीज से परीक्षा एकेडमी को अलग कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे जो है परीक्षा एकेडमी आपके लिए एक नए ऑफर लेके आता है, नया एक प्रोग्राम लेके आता है, जिसके अंदर क्या है कि आप जब भी आप इसके अंदर इनरोल होते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा एक एग्जाम वाला माहौल दिया जाता है। इसमें आपके रोल नंबर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे सेंटर पे आके अपना एग्जाम देंगे। ऑफलाइन बेस पे ये एग्जाम होगा और उसके बाद में जो आपकी आंसर की आती है या फिर रिजल्ट आता है, मेरिट आती है, वो सारी हम यहाँ पे प्रिपेयर करके आपको देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपके लिए जो एग्जाम फियर है उससे ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा, काफी ज्यादा अच्छा है, हेल्पफुल रहेगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इसके अंदर जो है हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक जाएंगे। तो हम जो है इसके 20-20 क्वेश्चंस की हमने ये सीरीज बनाई है, ताकि आप लोगों के लिए भी ये देखने में काफी ज्यादा इजी हो। तो हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 61 है, जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पे हमने सुंडा पर्वत के बारे में या फिर सुंडा पर्वत में चामुंडा माता, जो सुंदा माता है, उनके बारे में जो है पूछा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ये हो जाता है कि यहाँ पे जो सुंदा माता जी हैं, इन 900 वर्ष पूर्व जो है इनका मंदिर जो है यहाँ पे सुंडा पर्वत के ऊपर स्थापित किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे इनको माँ सुंधा के नाम से भी जाना जाता है, उस पर्वत के नाम से माँ सुंधा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सुंडा माता भी बोल सकते हैं, सुंधा माता भी बोल सकते हैं। जालौर जिले के बीनमाल सुंधा में स्थित है ये, ठीक है। सुंधा जो है उस क्षेत्र का नाम भी सुंधा है, और जालौर जिले का जो बीनमाल क्षेत्र है वहां पे ये स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थित किया गया था, तो सुंधा माता जो है जालौर के अंदर वहां पे स्थित किया गया था। इसकी ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 850 मीटर है, ठीक है। मंदिर की जो ऊंचाई है वो 850 मीटर देखने को मिलती है। 850 यहाँ पे मंदिर की ऊंचाई है। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर को जो है वो सफेद संगमरमर से बनाया गया है, और यहीं पे इसके खंबे जो है वो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है उसके खंभों की कला की याद दिलाते हैं। उनको इस तरह से बनाया गया है कि जो आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है उससे ये काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, उसके जैसे दिखते हैं, इस वजह से ये काफी ज्यादा आकर्षित भी बन जाते हैं। चलिए हम इसमें आगे चलते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 62 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 62 पे अगर आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 62 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन किशनगढ़ के समीप सलेमाबाद में आचार्य परशुराम द्वारा किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की गई थी, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 की हम यहाँ पे बात करें, आप सभी याद रखें कि जो भी आपको अगर इसके बारे में कोई पीडीएफ है, यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे परीक्षा एकेडमी जो है यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं 9509668595 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने परीक्षा एकेडमी के अंदर वीकली टेस्ट की एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर हर साप्ताहिक यहाँ पे सिलेबस आपको पहले दे दिया जाता है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी के बाद में वहां पे पेपर उन्हीं सिलेबस के ऊपर एक प्रश्न पेपर सेट किया जाता है, और वही हम हर हफ्ते जो है इसका पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और उसी के साथ साथ में उसका एक रिवीजन टेस्ट जो है वो मंथली टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मंथली टेस्ट भी हम यहाँ पे लेते हैं। ये जो एग्जाम जो है, एग्जाम जिस तरह से आपका होता है उसी के ऊपर ये जो टेस्ट है उसी को रखा गया है। इसका जो टेस्ट का जो पैटर्न है उस एग्जाम के बेस पे ही रखा गया है। तो ये बहुत सारे जो पेपर्स हम लेते हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि आप कितना ज्यादा इजीली क्वेश्चन पेपर को समझ पाते हैं। आपका जो डर है प्रश्न पत्र को देख के या फिर वहां पर जाकर जो आप एग्जाम देते हैं, उस चीज का जो डर है उसको खत्म करने की यहाँ पे एक कोशिश की गई है। तो परीक्षा एकेडमी आपके लिए ये लेकर आया है, एक नई शुरुआत है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कीमत पे ये टेस्ट सीरीज है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए। चलिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62।
यहाँ पे देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अजमेर के सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर इसको प्रमुख मठ है जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये यहाँ पे प्रमुख मठ यहाँ पे आता है। स्थापना जो है वो 7वीं शताब्दी के अंदर हो गई थी। 7वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? तो निम्बार्क के द्वारा, ठीक है। इनको जो है वो निम्बार्क के द्वारा स्थापना की गई थी। इसमें क्या है, द्वैत अद्वैत या फिर देवैतवादी जो अद्वैतवाद जो है इसको यहाँ पे प्रचार किया गया था। इसमें यहाँ पे देखोगे भेदाभेदवाद दर्शन के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये चीजों के आपके यहाँ पे नाम से जाना जाएगा इनको, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किशनगढ़ जोड़े के रूप में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ पे इस संप्रदाय के अंदर क्या है, राधा कृष्ण की पूजा की जाती है एक जोड़े के रूप में। और यहाँ पे आप देखेंगे किशनगढ़ के जो राठौड़ वंश है इन्होंने यहाँ पे संरक्षण दिया था इनको, ठीक है। किशनगढ़ के जो राठौड़ वंश है इन्होंने यहाँ पे जो ये निम्बार्क संप्रदाय है इसको संरक्षण दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो मथुरा के अंदर भी आप देखेंगे एक प्राचीन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो भगवान विष्णु के अस्त्र सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो निम्बार्क है उनको क्या माना जाएगा, जो सुदर्शन चक्र है उनका अवतार माना गया है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। जन्म के समय नियमानंद जो नाम था इनका, निम्बार्क का जो रियल नेम था ये क्या था, नियमानंद जो है असली नाम था। बाद में जो है जैसे जैसे इस संप्रदाय के अंदर आए तो वहां पे इनको निम्बार्क के नाम से जाना गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कभी कभी भास्कर को उनके जन्म नाम माना जाता है। यहाँ पे काफी बार इनके भास्कर जो नाम है इसको भी इनका जन्म नाम माना गया है। तो इसे तीनों नाम को आपको याद रखना है, भले भास्कर नाम याद रखें या फिर नियमानंद नाम याद रखें और एक निम्बार्क जो नाम है ये भी आपको याद रखना है। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं था, इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 पे तो यहाँ पे जो है जीवित समाधि लेना धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है अग्नि नृत्य के बारे में आ जाता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे आप देखेंगे जसनाथी जो संप्रदाय है इन्हीं को यहाँ पे माना गया है। इसके अंदर क्या है, निर्गुण संप्रदाय है ये, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। दूसरा क्या है, गुरु जो है वो कौन थे, जसनाथ जी थे। जीवन काल कब का था, 1539 से 1563 के बीच में इनका जो है वो जीवन काल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप रहस्योद्घाटन के आधार पर यहाँ पे देखा गया है। और 15वीं शताब्दी में राजपुताना के बीकानेर राज्य जो था उस टाइम पे यहाँ पे ये मेन प्रमुख माने गए थे। इसके अंदर मुख्यतः लोग जो है वो जाट जाति के हैं। मुख्यतः जो लोग जो है यहाँ पे जसनाती संप्रदाय के अंदर ये मेन जाट है। और दूसरा आप देखेंगे कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो जोधपुर बीकानेर मंडलों में ये मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में और जानकारी लें। तो यहाँ पे जसनाथ जो संप्रदाय है यहाँ पे नर्तक अग्नि के दहकते अंगारों से यहाँ पे नृत्य करते हैं। मतलब जब अग्नि जलाई जाती है उसके बाद में यहाँ पे जो दहकते अंगारे होते हैं उनके साथ में यहाँ पे नृत्य करते हैं या फिर उनके साथ में अपनी कलाएं दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है मुंह में और लो अंगारे भर कर ये क्या करते हैं कि उनको फूंकते हैं या फिर आग जो है उसको बाहर फेंकते हैं। ये चीज आपने देखी है, ये अंगारों के ऊपर चलते हैं, ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा देखी गई है। तो इनकी जो साधना है वो बहुत ज्यादा कठिन मानी गई है। क्यों? क्योंकि अंगारे जो है वो अग्नि से प्रज्वलित होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी जो साधना है वो बहुत ज्यादा कठिन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछता है, भू आकृतियों के बारे में पूछा हुआ है कि यहाँ पे भू आकृति जो है उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 से हम देखते हैं
राजस्थान का जो विभाजन है उसको देख रहे हैं। ठीक है, राजस्थान का अगर विभाजन देखोगे, भौतिक विभाजन, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला हिस्सा जो क्या है रेगिस्तानी मैदान है, ये कितना है 61% है। दूसरा हमारे पास में अरावली का क्षेत्र है या फिर जिसको पहाड़ी क्षेत्र भी बोला जाएगा, ये कितना है 9.8% है। पूर्वी मैदान जो है वो कितना है 23.6% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो हाड़ौती का जो पठार जिसको बोलते हैं वो कितना है 6.9% है। तो ये हमारे पास में कुछ विभाजन जो है राजस्थान के वो हमको देखने को मिलते हैं। भौगोलिक जो विभाजन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम चले, फर्स्ट हम देखते हैं खड़ीन के बारे में देखें। तो खड़ीन जो है जिसे धोरे भी कहा जाता है, धोरा भी कहा जाता है। ठीक है, खड़ीन को क्या बोलते हैं हम, धोरा भी बोलते हैं। सतही अफवाह जल को इकट्ठा करने के लिए एक डिजाइन बनाया गया है जिसके अंदर क्या है कि अगर जमीन के ऊपर से पानी बह के जा रहा है तो उसको इकट्ठा किया जा सकता है एक जगह पे, तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे राजस्थानी मरुस्थल जैसे क्षेत्र में खड़ीन जैसी तकनीकें अत्यंत यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस जगह पे पानी नहीं है वहां पे आप पानी स्टोर कर सकते हो, पानी बचा सकते हो। तो ये काफी ज्यादा खड़ीन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो है पिडमोंट, पिडमोंट के मैदान जो है पहाड़ों या पहाड़ियों के तल पर मिलते हैं। ठीक है, पहाड़ों या पहाड़ियों के जो तल होता है, बिल्कुल निचला जो क्षेत्र होता है उसके यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चले तो यहाँ पे पिडमोंट के मैदानों के बारे में और ज्यादा डिटेल देखें तो पिडमोंट के मैदान जो है देवगढ़ राजसमंद के से भीलवाड़ा तक, देवगढ़ जो राजसमंद के अंदर आता है वहां से भीलवाड़ा तक यहाँ पे एक पट्टी के रूप में है। यहाँ पे आप देखते हैं अरावली के पृथक निर्जर पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्या है, अरावली से थोड़ा सा अलग है। अरावली तो है ये हमारा पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियों से थोड़ा सा हमने क्या देखा, पिडमोंट जो है वो थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो अलग होता है, पहाड़ियों के ऊपर नहीं होता है, पहाड़ियों के निचले स्तरों पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटवार का पठार अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। और यहाँ पे दूसरी क्या है, पूर्वी मैदान जो है वो संपूर्ण राज्य के लगभग 23% भूभाग पे मिलता है अपन को। ठीक है, तो ये चीज फैक्चुअल है, ये इससे पहले भी मैंने बता दी है। नेक्स्ट देखोगे तो गोंडवाना लैंड के बारे में बताया गया है। तो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है और यहाँ पे अरावली जो पर्वतमाला है इसे हम क्या मानते हैं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते हैं। तो ये काफी ज्यादा पुराना क्षेत्र था, एक टाइम हुआ करता था जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था, भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसी वजह से ये कुछ क्षेत्र है जो अरावली का क्षेत्र है, कुछ हाड़ौती का जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यहीं पे हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है ये तैतीस सागर के मैदान थे, तैतीस सागर का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 64 है ये भी हमारे पास में क्लियर हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखोगे अरावली पर्वतमाला के बारे में, मानसूनी वर्षा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और कौन कौन सी सही है वो चीज बतानी है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अरावली पर्वतमाला और यहाँ पे वर्षा का वितरण अगर देखोगे तो मानसून का समानांतर है। अरावली जो है, अरावली की जो पहाड़ी है वो क्या है, मानसून के बिल्कुल समानांतर है, बिल्कुल पैरेलल चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं है। तो अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है इस तरफ तो फिर भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा है इस तरफ बारिश बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा का कारण है ये जो अरावली है, अरावली की वजह से क्या होता है यहाँ पे काफी बार देखा गया है कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा कम होती है या फिर अनियमित होती है। हमें पता नहीं होता कि बारिश कब आएगी या फिर कब नहीं आएगी, ये चीज बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे आर्द्र जिला जो है वो झालावाड़ है। सबसे आर्द्र जिला जिस जगह पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कहाँ है, जो झालावाड़ है। सबसे आर्द्र स्थल कहाँ है तो वो सिरोही जिलों में स्थित माउंट आबू है। माउंट आबू जो है वो सिरोही जिले के अंदर स्थित है और सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट अगर बात करें तो माउंट आबू है, पूरा पूरा जिला अगर बात करें तो वो झालावाड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे शुष्क जिला कौन सा है तो वो जैसलमेर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो मरुस्थल का क्षेत्र है जिसको राठी क्षेत्र भी काफी बार कहा जाता है। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे इसके बारे में और जानकारी ले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम के भाग में मावठ की बारिश आती है,
जिस टाइम पे सर्दियां होती है ना, जिस टाइम पे सर्दियां होती है उस टाइम पे मावट की बारिश होती है। सर्दियों के टाइम पे नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास में जो बारिश होती है उसे हम मावट कहते हैं। और वो किस वजह से आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आती है। तो ये जो है अरावली के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश जो है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। ये देखेंगे उत्तर पश्चिमी भाग जो है इसमें मावट नामक वर्षा होती है, ये सर्दियों के टाइम पे होती है। यहाँ पे आप देखेंगे माघ मास जो होता है, माघ मास हिंदी हमारे पास में जो या फिर हमारे जो हिंदू कैलेंडर है उसके अंदर जो माघ मास होता है उसके अंदर ये बारिश होती है। सर्दियों की वर्षा सुनहरी बूंदों के रूप में भी जानी जाती है। इन्हें क्या बोला जाता है? सुनहरी बूंदे भी बोला जाता है। काफी बार यहाँ पे रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, बारिश जो सिंचाई है वो काफी ज्यादा यहाँ पे की जा सकती है, सिंचाई काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर आ जाते हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 66, इसके अंदर लाठी सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लाठी सीरीज आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर व्याख्या देखें तो लाठी सीरीज को अगर मैं बताऊं तो जैसलमेर जिले में जो पाकिस्तानी सीमा के ऊपर पड़ता है उस क्षेत्र के अंदर ये देखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 60 किलोमीटर लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र है। ये क्या है? लाठी सीरीज जो है एक पट्टीनुमा क्षेत्र है। किसके पास में है? जैसलमेर में देखा जाता है, पाकिस्तानी सीमा के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। अगला जो है पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक ये पट्टी जो है ये आपको देखने को मिलती है। कितने किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पे आप देखेंगे भूगर्भीय जल की पट्टी है। ये क्या है? एक भूगर्भीय जल की पट्टी है, मतलब जमीन के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पानी है, पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे स्पेशल हो जाती है। अब इसके बारे में और अगर देखें, कुब्बड़ पट्टी की अगर बात में देखें तो कुब्बड़ पट्टी जो है ना, यहाँ पे क्या है, जल में फ्लोराइड मिलता है। और फ्लोराइड की आप अगर बात कर रहे हो तो फ्लोराइड क्या करता है, जो इंसान होते हैं उनके कुब्बड़ के है ना दिक्कत आती है। कुब्बड़ आपको पता ही होगा, पीठ के ऊपर एक हम्प सा आ जाता है तो उसको कुब्बड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कुब्बड़ है वो यहाँ पे फ्लोराइड की वजह से, जो फ्लोराइड का प्रदूषण होता है, जब वो पानी हम पीते हैं तो उसकी वजह से कुब्बड़ का निर्माण हो जाता है शरीर के ऊपर। तो कुब्बड़ापन यहाँ पे आप देखने को मिलता है। तो नागौर में तो यह एक पूरे क्षेत्र को ही बांका पट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुब्बड़ पट्टी भी बोल सकते हो, यहाँ पे बांका पट्टी भी बोल सकते हो। तो दोनों नामों से ही यहाँ पे दिया गया है। तो ये फ्लोराइड का जो प्रदूषण है उसी की वजह से यहाँ पे आप देखते हैं कुब्बड़ पट्टी कुब्बड़पना होता है यहाँ पे। ठीक है, बग्गा या काठी। अब यहाँ पे बग्गा या काठी क्या है? गग्गर के मैदान है, मैदान में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है समतल उपजाऊ चिकनी मिट्टी जो है ये यहाँ पे देखने को मिलती है। बागा या काठी कहा जाता है इसे, जो चिकनी मिट्टी मिल रही है, जो समतल क्षेत्र है जहां पे चिकनी मिट्टी मिल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे बागा या फिर काठी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चले तो यहाँ पे आप देखेंगे पिडमोंट का मैदान देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाता है? पिडमोंट का मैदान। तो यहाँ पे देवगढ़ से भीलवाड़ा, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, ज्यादा इसमें नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे देवगढ़ से भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखी जाती है। अरावली से पृथक है, अरावली से अलग है। ये अरावली के पास में है जरूर है, लेकिन अरावली के अंदर नहीं आती, तो इसी वजह से इसको अलग माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 67 को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे कोपेन के हिसाब से देखा गया। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें तो कोपेन के अनुसार, जो कोपेन है उसने क्या किया है? जलवायु को वर्गीकृत किया है, जिसके अंदर क्या है? AW आता है। एक तो आता है AW, यहाँ पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है लेकिन अति आर्द्र है, पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पे, बारिश बहुत ज्यादा होती है। वनस्पति कैसे मिलेगी वहां पे? तो सवाना प्रकार की मिलेगी, जिसमें क्या होता है? ऊंची और सघन घास होती है, घास की लंबाई बहुत ज्यादा और सघन होती है। ठीक है, विस्तार कहां कहां पे देखने को मिलेगा? कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलती है। इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे चले यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में BWHW। ठीक है, BWHW यहाँ पे आ जाती है। शुष्क मरुस्थली जलवायु है। ये वनस्पति कैसी मिलेगी यहाँ पे? मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट, जो बिल्कुल बिना पानी के यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ जीव मिलेंगे। विस्तार कहाँ मिलेगा? तो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र के अंदर मेनली
मोस्टली ये मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे आंशिक भाग जो है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू इनके अंदर भी देखने को मिला है। कुछ भाग जो है पूरा पूरा नहीं है लेकिन कुछ भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। न्यूनतम वर्षा जो है ये इस एरिया के अंदर मिलती है, या फिर अपन बोलते हैं राठी क्षेत्र जो होता है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 25 सेंटीमीटर से भी औसत वर्षा जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उस जगह पे यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, सटीली वनस्पति जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे कांटेदार वनस्पति भी आपको देखने को मिलती है, ये यहाँ पे स्पेशलिटी है। अगला यहाँ पे देखें तो यहाँ पे BSHW क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या फिर स्टेपी जलवायु। ये भी क्या है, स्टेपी जलवायु या फिर आप बोल सकते हो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब यहाँ पे वनस्पति कैसे मिलेगी, स्टेपी प्रकार की। यहाँ पे स्टेपी क्या है, एक घास का मैदान है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, घास तो उग सकती है, पेड़ यहाँ पे उग नहीं सकते। विस्तार कहाँ पे है, लूणी बेसिन, गग्गर बेसिन, नागौर, शेखावाटी। यहाँ पे आप देखते हैं ज्यादातर जो होती है वो घास ही उगती है। यहाँ पे शेखावाटी के अंदर तो घास के मैदान को बीड भी बोला जाता है, तो ये चीज भी यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, BSHW। राजस्थान में सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो BSHW के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चले, नेक्स्ट हम देख रहे हैं CWG। तो ये उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु मतलब क्या होता है, वनस्पति जो है वो मानसूनी वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है। बारिश जब होती है, मानसून जब आता है, उस टाइम पे यहाँ पे वनस्पति उगती है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, अलवर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर। मेन जो यहाँ पे वनस्पति होती है ये बारिश के टाइम पे ही होती है, इसी वजह से इसको अलग रखा गया है। सर्वाधिक उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जमीन जो है उसके अंदर पोषण काफी ज्यादा है। यहाँ पे जो मृदा है वो काफी ज्यादा पौष्टिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन है, पानी यहाँ पे मिल जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है वो काफी ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इसको प्रिफर किया जाता है। यहाँ पे काफी बार इसको देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे आवास भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये परीक्षा एकेडमी का आपको ये बता ही चुका हूं। परीक्षा एकेडमी जो है आपके लिए एक सीरीज लेके आता है, टेस्ट सीरीज लेके आता है, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कीमत पे आपको सिलेबस पहले बताया जाता है, उसके बाद में उसका आपका टेस्ट रखा जाता है। और उन्हीं टेस्ट में वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। मंथली टेस्ट में रिविजन टेस्ट है वो, और उसको पूरे तरीके से हमने देखा है कि एग्जाम पैटर्न पे रखा गया है। ठीक है, इसे हमने पूरी तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि जिसके अंदर आप एग्जाम देने के लिए सेंटर पे आएंगे, आपके रोल नंबर आएंगे, आपके एडमिट कार्ड होते हैं, उसके ऊपर आपके रोल नंबर अंकित आते हैं। उसके बाद में जो रिजल्ट घोषित होता है उस टाइम पे आपकी मेरिट बनाई जाती है, तो जिसकी वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि यहाँ पे आप जो है एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। एग्जाम का जो डर है वो यहाँ पे हमने खत्म करने की कोशिश की है, तो आई होप आप सब ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 68। इसमें क्या है, इसमें नदियों के बारे में क्वेश्चन है कि गली इरोजन जो है हमारे पास में ये अवनालिका अपर्दन जो है वो सबसे ज्यादा कौन करती है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अवनालिका अपर्दन होता है, इसमें क्या होता है, सामान्यतः तीव्र ढाल पर होता है। मतलब क्या है, जब नदी एक बहती हुई आती है और उसके बाद में क्या है, छोटे छोटे विस्तार में है ना बट जाती है, छोटी छोटी नालियों में बट जाती है, जिसकी वजह से जमीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो कृषि के अंदर नहीं किया जा सकता। कृषि के अंदर फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन। और इसी के वजह से अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो क्षेत्र बन जाता है उसको क्या बोलेंगे, बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, बीहड़ बोलेंगे। और ये किस जगह पे होता है, चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां होता है, चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से चंबल के जो बीहड़ है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे और ज्यादा इसके बारे में जानकारी देखें तो यहाँ पे आप देखोगे चंबल नदी जहां पे चलती है तो ऊबड़ खाबड़ भूमि जो है उसी को हमने यहाँ पे बीहड़ बोला है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, उत्खात भी बोला जाता है। बीहड़ भी बोला जाता है, उत्खात भी बोला जाता है। उसी के साथ साथ में यहाँ पे देखोगे आप कोटा में सर्वाधिक प्रभावित है। कोटा जो है वो सर्वाधिक प्रभावित है क्योंकि चंबल नदी उसके पास में बहती है, और सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर, इन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा गया है कि बहुत सारे बीहड़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर आप देखोगे तो राजस्थान के
नवंबर से फरवरी में होने वाली वर्षा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। जो मावट होती है, मावट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है इसके बारे में यहाँ पे है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे हमने देखा है कि ये मावट यहाँ पे होती है, तो इसका नाम होता है मावट। ये नवंबर से फरवरी के बीच में होती है। ये शीतकालीन वर्षा है, ठीक है। ये क्या है, एक शीतकालीन वर्षा है। इसके बारे में अगर और जानकारी ले तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे पश्चिमी चक्रवातों के समकोण पर अरावली जो है वो स्थित है। मतलब क्या है, जिस जगह पे अरावली है वहां पे पश्चिमी जो चक्रवात आते हैं इनके समकोण है, तो इसी की वजह से जो बादल आते हैं वो अरावली से टकराते हैं और टकराने की वजह से बहुत सारी वर्षा करवाते हैं। सर्दियों के टाइम पे वर्षा कराते हैं। इसी वजह से यहाँ पे देखा गया है कि सर्दियों के टाइम पे मावट यहाँ पे देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम का जो भाग है जहां पे हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह आ जाते हैं, उस साइड में आप देखेंगे थोड़ी सी बारिश जो है होती है वो ज्यादा होती है। कौन से टाइम पे होती है, माघ मास में होती है, ठीक है। तो माघ मास के अंदर देखा गया है कि माघ मास के अंदर यहाँ पे ये होती है और इसे सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है और रबी की फसल इससे लाभान्वित होती है, ठीक है। तो ये चीज भी हमको याद रखनी है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे धात्विक खनिज बताए गए हैं और वहां पे वितरण क्षेत्र, कौन से क्षेत्र के अंदर ये देखने को मिलता है, उन दोनों को यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे अपन देखें, आंसर पे आते हैं सीधे। तो यहाँ पे आंसर पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 70 में यूरेनियम पे आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे उमरडा और सिक्करबाड़ी जो है उदयपुर का, यहाँ पे अपन देखते हैं रायल रोहिल जो है और सिक्कर इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा सिक्कर जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, उमरडा और सिक्करबाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। अब्रक उत्पादन क्षेत्र, अब्रक कहाँ मिलता है, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान जो है वो दूसरे देश में दूसरे स्थान पर आता है। अब्रक बेल्ट जो है वो जयपुर से लेके उदयपुर तक 322 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है, अब्रक की बेल्ट है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान में भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सिक्कर, डूंगरपुर और अजमेर, इन क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब्रक काफी बार निकलता है और यहाँ पे भीलवाड़ा जिले में अब्रक का सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादन होता है या फिर आयातित यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर जो अब्रक है वो काफी ज्यादा यहाँ पे निकाला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, टंगस्टन का बारे में देखें। नेक्स्ट है टंगस्टन के बारे में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में राजस्थान राज्य में 23.92 मिलियन टन जो है यहाँ पे टंगस्टन मिलता है, जो कुल देश का कितना है 27% है। पूरे देश में टंगस्टन मिलता है ना, उसका 27% तो सिर्फ राजस्थान में ही है। टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, डेगाना है। सर्वाधिक रिजर्व जो है वो उधर डेगाना के अंदर मिलता है। जिला कौन सा है, नागौर है। दूसरा क्या है हमारे पास में, बल्दा है, ठीक है। बल्दा और उडवारिया देखने को मिलता है कहां पे, सिरोही के अंदर। तो उस क्षेत्र के अंदर भी काफी ज्यादा इसका निक्षेप जो है वो पाए जाते हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की अगर बात करें तो ये सारे क्षेत्र हैं हमारे पास में, इन सभी के जगह पे मिलता है। कौन सा, मोरीजा, वानोल, जयपुर, नीमला, दौसा, नीम का थाना, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसके अंदर हमें जो है लौह अयस्क देखने को मिलता है। लौह अयस्क हमारे पास में काफी ज्यादा अच्छे रिजर्व के अंदर है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 71 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रश्न संख्या 71 जो है, इसमें पूछा जाता है खनिजों के बारे में। फिर से जो क्वेश्चन है खनिजों के बारे में है। सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, सबसे बड़ा उत्पादक कौन कौन से खनिजों का है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आंसर में हम देखें, प्रश्न संख्या 71 है, इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे जो खनिज है, यहाँ पे आप देखोगे एकमात्र उत्पादक किन किन चीजों का है। तो यहाँ पे आप देखोगे जस्ता, सीसा और जस्ता का अयस्कों का, जैस्पर, सेलेनाइट, गार्नेट और वोलास्टोनाइट, ठीक है। वोलास्टोनाइट इन सब का तो एकमात्र उत्पादक है पूरे हमारे भारत के अंदर, एकमात्र ये उत्पादक है। वहीं पे तांबड़ा देखा जाए, तांबड़ा उत्पादन है यहाँ पे देखेंगे एकाधिकार है, यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है राजमहल टोंक में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजमहल जो टोंक के अंदर है उसके अंदर होता है। फिर जिप्सम और चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग परा उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरा उत्पादन जो है वो लगभग राजस्थान में ही होता है। राजस्थान बॉल क्ले, कैल्साइट,
मिट्टी, तांबा, अयस्क, सांद्र, फेल्ड्सपार, फायरलेक, ये सारे जो हमारे पास में जो मिनरल्स हैं, इन्हीं सब की यहाँ पे मुख्य उत्पादक के रूप में भी यहाँ पे जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे। चलिए, केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहली बात है, थोरियम जो उत्पादक होता है, थोरियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, केरल है। यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है ये सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे भारत के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो राजस्थान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। ये इजी क्वेश्चन था हमारे पास में, जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 अगर हम देखें तो यहाँ पे सुंडा पर्वत, मेसा पर्वत और मालानी पर्वत के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पर्वतों के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम देखें, चलिए आंसर देखें। तो सबसे पहले हम सुंडा पर्वत की बात करें तो यहाँ पे जो है मरुभूमि की हृदय रेखा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जालोर जिले में मिलता है। ठीक है, जालोर जिले में जो भीनमाल तहसील है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ये हमारे पास में जसवंतपुरा जो पंचायत समिति है उसके अंदर आता है, और ये ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने को अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया ही था कि यहाँ पे सुंदा माता जो है वो भी यहाँ पे विराजमान है, इनका मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो माँ चामुंडा, जिसे सुंदा माता नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पे विराजित है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1220 मीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1220 मीटर है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस वजह से इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है 620 मीटर है, और इसी के साथ साथ में जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो भी इसी के ऊपर स्थित है। ठीक है, मेसा के पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं मालानी पर्वत के ऊपर। तो मालानी पर्वत के ऊपर देखोगे तो ये जालौर और बाड़मेर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जालौर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये लूनी बेसिन जो है, ये मध्यवर्ती घाटी भाग जो है ना, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे आप ज्वालामुखी चट्टानें यहाँ पे काफी सारी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, लावा का बहाव बहुत ज्यादा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी चट्टानें जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये थार रेगिस्तान, यह क्षेत्र जो है वो थार रेगिस्तान के भीतर स्थित है। ठीक है, उसके अंदर आता है, थार रेगिस्तान के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आग्नेय चट्टानें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे वातोड़ जो है या फिर जलोड़ मिट्टी जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके टीले यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। टीले यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखें जरगा पर्वत। जरगा पर्वत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस वजह से, तो उदयपुर राजसमंद जो अरावली पहाड़ी है ना, उनके सबसे ऊंचा शिखर है ये। ठीक है, अरावली का जो उदयपुर और राजसमंद का जो हिस्सा है उसके अंदर जो जरगा पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखोगे अरावली पर्वत है, उदयपुर के जरगा नाम के जो जगह है वहां पे उसी के नाम पे इसको जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे उदयपुर और राजसमंद के अंदर स्थित है। ये चीज आपने यहाँ पे पहले ही देखी है। ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर की यहाँ पे ऊंचाई है। और चौथी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आरोही क्रम में अरेंज करना है इनको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, उनको आरोही क्रम के अंदर आपको सेट करना था। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम अगर क्वेश्चन पे आए, आंसर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखोगे अरावली पर्वतमाला के प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और यहाँ पे सिरोही के अंदर देखने को मिलता है। शेर पीक जो है यहाँ पे 1597 जो है वो मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और सिरोही जो है वहां पे मिलता है। देलवाड़ा 1442 और सिरोही के अंदर मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चले, जरगा 1431, उदयपुर, अचलगढ़ 1380, सिरोही, माउंट आबू 1225, सिरोही, कुंभलगढ़ 1224, राजसमंद, रघुनाथगढ़ 1055, सिक्कर, नोर। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आरोही के तात्पर्य बढ़ते क्रम है और अवरोही जो है तात्पर्य क्या है, घटते क्रम में होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आरोही पूछा गया था, तो बढ़ते क्रम में उनको बताना है। तो वैसे करके आप इसको अरेंज कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक इजी क्वेश्चन था। चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, यहाँ पे 18वीं लोकसभा, ये थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें कौन कौन से विकल्प जो है ये असत्य है, ये चीज हमको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 74, चलिए इसमें सीधा सीधा आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट को अगर अपन देखें, राजस्थान में मतदान प्रतिशत क्या हुआ है, यहाँ पे 25 संसदीय जो क्षेत्र हैं इनमें 2 चरणों में चुनाव हुए थे, ठीक है। 25 जो संसदीय क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर, उनके 2 चरणों में चुनाव हुए थे। यहाँ पे कुल मतदान जो है वो 62.10% जो है मतदान हुआ था, जो 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम है। पहले जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, इस बार जो है वो कम देखने को मिला है। राजस्थान में महिला सांसद जो है वो 18वीं लोकसभा चुनाव में यहाँ पे 3 महिला सांसद बनी है। कौन कौन, मंजू शर्मा जो है वो जयपुर से, महिमा कुमारी जी है वो राजसमंद से, और संजना जाटव जी है वो भरतपुर से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 महिलाएं जो थी वही यहाँ पे सांसद बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बीजेपी की उम्मीदवार है महिमा कुमारी मेवाड़ जो है, ये यहाँ पे जीत दर्ज कराई थी। सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्होंने वोट का प्रतिशत रखा है। कांग्रेस के जो डॉक्टर दामोदर गुर्जर हैं उनको हराया था, कितने वोटों से, 3,92,223 वोटों से उनका अंतर था। तो सबसे ज्यादा अंतर रहा है महिमा कुमारी जी और डॉक्टर दामोदर गुर्जर, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और सबसे यहाँ पे कम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2024 का चुनाव हुआ था, सबसे कम वोटों का अंतर जो है वो यहाँ पे कम वोटों से जीत किसने दर्ज कराई है, तो जयपुर ग्रामीण सीट के राव राजेंद्र सिंह जो है बीजेपी के सांसद हैं, ये इन्होंने सिर्फ 1615 वोटों से यहाँ पे जीत यहाँ पे इन्होंने दर्ज कराई है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1615 वोट से ये जीते हैं और बहुत ज्यादा अंतर जो है वो बहुत ज्यादा कम था। सबसे ज्यादा अंतर तो महिमा कुमारी जी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। तो यहां पे आप देखें एसडीजी के बारे में पूछा हुआ है। 2024 में जो एसडीजी आए थे उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया है, ये चीज हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स जो है वो 5.0 जो है इसके हिसाब से क्या आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सांख्यिकी निर्देशालय जो है वो इसे यहाँ पे लागू जो घोषित है जारी है वो करता है। इसमें झुंझुनू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राज्य में टॉप किया है। झुंझुनू जो है वो सबसे ऊपर आएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा झुंझुनू। वहीं पे सीकर जिला जो है वो 3रे नंबर पे आ जाता है, भीलवाड़ा जो है वो 4थे नंबर पे आ जाता है, चूरू जो है वो 5वें नंबर पे आ जाता है। वहीं पे जो नागौर जो है वो बेहतर प्रदर्शन के बल पर 2रे स्थान पर देखने को मिलता है। नागौर जो है वो 2रे स्थान पे आ जाता है, जबकि सबसे नीचे कौन रहा, तो जैसलमेर सबसे नीचे रहा। कहां पे आया, तो 33वें पायदान पे आया। तो अभी जो है वो 33 जिलों के हिसाब से ये हुआ था। जो हमारे पास में नए जिले आए हैं उनको यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पे देखना है हमको, मारी ढाणी नामक जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे साहित्यिक अकादमी के ऊपर मारी ढाणी जो क्वेश्चन है इसके ऊपर पूछा गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आए तो प्रश्न संख्या 76 है। यहाँ पे देखिए साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया है, साहित्य अकादमी के बारे में बताएं। तो यहाँ पे भारत सरकार के 15 दिसंबर 1952 में प्रस्तावित के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1952 जो है उसके अंदर यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था या फिर इसका निर्माण किया गया था। अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सबसे पहले बने थे। यहीं पे प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार जो है 2018 से 22 के लिए यहाँ पे अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पद हैं वो बताए गए थे। सबसे पहले जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट देखें यहाँ पे मान्य भाषाएं क्या है। तो मान्य भाषाएं जो है वो 22 भाषाएं जो हमें जो संविधान में दे रखी है 22 भाषाएं वो सारी तो है। उसके अलावा कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी, इनको भी यहाँ पे मान्यता दी गई है। इन्हीं के अंदर आप जो है वो अपनी जो कला वगैरह है उसको और ज्यादा परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रधान जो कार्यालय है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, तो नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। जो मेन यहाँ पे मुख्यालय है, जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो नई दिल्ली के अंदर देखा गया है। विगत 5 वर्षों में राजस्थान भाषा बाल साहित्यकार सम्मान
प्रांत करने वाले की सूची। यहाँ पे जो पिछले 5 साल है, तो यहाँ पे 2024 में मारी ढाणी कविता संग्रह, यहाँ पे प्रहलाद सिंह जोरडा, इनको यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट हम देखें 2023 में टाबरा की दुनिया, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है टाबरा की दुनिया, इसको मिला था। संस्मरण है ये किनका है, किरण बादल का, किरण बादल जो है इन्होंने यहाँ पे इसका लिखा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 2022 में जो है ये किसको मिला, माछलिया रा आंसू, माछलिया रा आंसू कविता है, संग्रह है ये विश्वामित्र दादीज की। 2021 में पाणीरा रुखाड़ा, पाणीरा रुखाड़ा उपन्यास है ये कीर्ति शर्मा का। 2020 में कुदरत रो न्याव कविता है ये मंगत बादल की, ठीक है। ये सारे हमें याद रखने हैं। पिछले 5 सालों में जिनको भी ये मिले हैं तो उसके हिसाब से ये था। राजस्थान साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी दोनों अलग अलग हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। एक भारत सरकार के पास में भी है और एक जो है वो राजस्थान सरकार के पास में भी है, तो दोनों अलग अलग हैं, ये चीज हमको याद रखनी है। अब इनको जो है वो कौन सी जगह, मेन जो है हमारे पास में नई दिल्ली में तो कौन सा हो गया भारत सरकार वाला, तो राजस्थान वाला कहाँ मिलेगा, तो ज्ञान नगर, किस जगह, सेक्टर 4 हिरणमंगरी में, उदयपुर राजस्थान के अंदर इसका मेन जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा स्थित है। और बाल साहित्यकार सम्मान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में अकादमी है, उसके द्वारा ये जो सम्मान है वो दिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77। तो 77 में जो है पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देवेंद्र, ये करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देखें प्रश्न संख्या जो 77 है, देवेंद्र झाझड़िया के बारे में अगर ज्यादा जाने तो पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण और 1 बार रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पे आप देखेंगे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन ये बने हैं, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। यहाँ पे निर्वाचन निर्विरोध हुआ है इनका, मतलब इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनका जो है निर्वाचन है वो आराम से हो गया था। राजस्थान के एकमात्र ऐसे पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिनको इतना सम्मानित भी है, और यहाँ पे साथ साथ में इन्होंने इस पदवी पर पद ग्रहण भी किया है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में और ज्यादा जानते हैं। तो राजगढ़ के निकट झाझड़िया की ढाणी, यहां से यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। भाला फेंक जो प्रतियोगिता होती है जिसको इंग्लिश में हम जेवलिन थ्रोअर बोलते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने जो है 2004 में एथेंस व 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक व 2019 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक के यहाँ पे जीता था, ठीक है। अगला देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे पास में राजस्थान पूरे भारत के अंदर, तो वो भी इन्होंने जीत रखा है। इसने इसके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण ये भी इन्हें मिल चुका है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा इनको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लखपति दीदी योजना के ऊपर सवाल है। तो लखपति दीदी योजना के ऊपर यह सवाल है। इसके अंदर आप देखेंगे तो लखपति दीदी योजना क्या है, केंद्र सरकार की है। इसमें क्या है, 1 से 5 लाख रुपए यहाँ पे देने का वादा किया जाता है, ये चीज यहाँ पे बताया गया है महिलाओं को, ठीक है। दीदी है क्योंकि शब्द क्या है यहाँ पे दीदी है, तो इस वजह से यहाँ पे महिलाओं की बात की जा रही है, महिलाओं को यह किया गया है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को यह योजना देने का वादा किया है। 1 करोड़ को तो पहले से मिल चुका है, 3 करोड़ को यह योजना और आगे देने का वादा किया है। तो ये चीज यहाँ पे केंद्र सरकार ने अपने वादे में लिखा है, ठीक है, वादा दिया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप बचत के लिए प्रोत्साहित करती हैं महिलाओं को, सरकार जो है वो बचत के लिए प्रोत्साहित कर रही है महिलाओं को। इसमें क्या है, माइक्रो क्रेडिट, मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे लेवल पे जो लोन बांटे जाते हैं उसके अंदर इनको छोटे छोटे ऋण जो है वो भी दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ में इनको मार्गदर्शन दिया जाता है किस तरह से ये और ज्यादा आगे काम कर सकती हैं, किस तरह से और आगे ज्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए इसके बारे में देखें तो लाभार्थी बनने के लिए पात्रता क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या है, राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो आप जो है वो राज्य के
स्थायी निवासी होने चाहिए, आप किसी दूसरे देश के हैं तो वो चीज अमान्य है। यहाँ पे क्या है, स्व सहायता समूह के अंदर आप जुड़े हुए हैं, ये आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको माना जाएगा, पात्र हैं आप। उम्र जो है वो 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं, 18 से कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सालाना आपकी जो आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो उसके बाद में आप लाभार्थी नहीं बन सकते इसके। यहाँ पे आप देखोगे मेला ढोने वाले और घरेलू उद्योगों में कार्यरत महिलाओं को भी इसके अंदर मिलाया जाए, इनके अंदर ऐड किया गया है, जोड़ा गया है कि इनको भी यहाँ पे इसका लाभ दिया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 79, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा धार्मिक स्थल केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के बारे में यहाँ पे पूछा गया। प्रसाद योजना का एक क्वेश्चन है, तो प्रसाद योजना का आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो है व्याख्या बताएं तो यहाँ पे गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर के अंदर, इनको प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, इनको शामिल नहीं किया गया है अभी तक के लिए। यहाँ पे आप देखोगे प्रसाद योजना क्या है, तो ये पर्यटन मंत्रालय का एक वर्ष 2014 से लेकर 15 में ये चीज स्टार्ट किया गया था प्रसाद के नाम से। इसके अंदर क्या है, जो भी धार्मिक स्थल है उनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, या फिर धार्मिक यात्राएं जो होती है उनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमने देखा है कि इसको शुरुआत किया गया था। ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं इनको यह काफी ज्यादा उनका पर्यटन बढ़ाने के लिए, काफी ज्यादा इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राजस्थान में 3 धार्मिक स्थल जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पुष्कर अजमेर, दूसरा कौन है कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर के अंदर आता है, और डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ये 3 जो क्षेत्र हैं इनको प्रसाद योजना के अंदर ऐड किया गया है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ऐड नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 मार्च 2024 को श्री करनी माता मंदिर जो है देशनोक के अंदर, इसमें स्वदेशी दर्शन एवं प्रसाद योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो ये चौथा ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसे इसके अंदर प्रसाद योजना के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल हैं हमारे उनको यहाँ पे ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का, ये हमारे पास में इस वीडियो का हमारे पास में ये आखिरी सवाल है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 80 जो है, यहाँ पे पहले प्रश्न देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है, ये चीज अपन को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है यह सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे सोलर पार्क के बारे में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो बड़ला सौर पार्क, बड़ला सौर पार्क जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। बड़ला सौर पार्क जो है वो सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यहाँ पे बड़ला के अंदर मिलेगा। कहाँ है बड़ला, तो फलोदी तहसील के अंदर मिलेगा। फलोदी तहसील कहाँ आ जाती है, जोधपुर के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5700 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है, मतलब कितना है 14,000 एकड़ के अंदर ये पूरा क्षेत्रफल है इस सोलर पार्क का। प्रथम चरण में जो है 75 मेगावाट यहाँ से बिजली जो है वो पैदा की गई थी, उत्पादन किया गया था। इसको 7 सौर जो ऊर्जा है उनके अंदर ऐड किया गया। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा जो चरण था उसके अंदर 680 मेगावाट जो है बिजली की यहाँ पे बात की गई थी, जिसके अंदर क्या है 10 सोलर संयंत्र जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए थे। पहले कितने थे, 7 बनाए गए थे, बाद में 10 बना दिए गए थे। और यहाँ पे और आगे बात करें तो इसके बारे में अगर और जानकारी लें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो चरण 3 हुआ और 3 और 4 हुआ था उसके अंदर 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट जो है यहाँ पे बिजली संयंत्र जो है वो जोड़े गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे और ज्यादा जो बिजली उत्पादन है वो और ज्यादा बढ़ता गया। यहाँ पे अपन कुल देखेंगे तो 2255 जो है मेगावाट बिजली जो है वो सालाना यहाँ से बनाई जाती है, जो मतलब क्या है 33,165 यूनिट, 33,165 यूनिट बिजली जो है वो यहां से बनाई जाती है। इससे 33,165 लाख यूनिट, सॉरी लाख यूनिट जो है वो यहां से बनाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है NTPC और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है SECI जो है ये यहाँ पे संयंत्र को डेवलप कर रहा है या फिर स्थापित कर रहा है, ठीक है। वो सब यहाँ पे, तो इन दोनों संस्थाओं को आपको याद रखना है, NTPC और SECI, इन दोनों को याद रखना है। मैरकॉम संस्थान के दी रैंकिंग, ठीक है, मैरकॉम संस्थान में दी रैंकिंग के हिसाब से जोधपुर के इस पार्क का कर्नाटक के पावरगढ़ सोलर पार्क का पीछे छोड़ा है, ठीक है। इसको पहले कर्नाटक का जो पावरगढ़ के अंदर जो
सोलर पार्क था वो सबसे ज्यादा बनाता था, लेकिन बाद में ये जो जोधपुर का ये फलौदी के अंदर देखने को मिलेगा भड़ला सोलर पार्क, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजली बनाता है। तो इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आज के 20 क्वेश्चन हो गए। इस वीडियो के हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। परीक्षा एकेडमी जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी सीरीज वगैरह हैं उन सभी को हम आपसे कनेक्ट रह सके, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए। आपको नंबर बता दिया गया है, आपको एड्रेस बता दिया गया है, आप ऑफलाइन भी आकर यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पधारें और उसी के साथ साथ में इस टेस्ट सीरीज का लाभ लें, जिससे आपका जो डर है, परीक्षा देने का जो डर है, वो भी यहाँ पे समाप्त हो सके। तो धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के